आज हम कला की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो कह सकते हैं छोटी छोटी तस्वीरों में पूरी कायनात समेट लेती है। हमारे हाथ में फाइन आर्ट्स की एक एग्जाम गाइड है और ये हमें सीधे ले जाती है राजस्थानी लघु चित्र मतलब मिनिएचर पेंटिंग की दुनिया में। बिल्कुल। अब देखिए, किसी भी गाइड का मकसद तो सिर्फ तथ्य बताना होता है, पर हमारा इरादा है इस गाइड को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करना सही है। और उस दौर के राजस्थान के रंग, रोमांस और वीरता की कहानियों को खोजना। तो इसे एक तरह की रैपिड मास्टर क्लास नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन समझिए। चलिए इस खूबसूरत दुनिया की परतें खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कला 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच पनपी, वो भी राजपूत राजाओं की देखरेख में। अच्छा। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस दौर के समाज का आईना है। उनकी भक्ति, उनकी लड़ाइयाँ, उनका श्रृंगार और उनके दरबार की शानो शौकत, सब कुछ इन छोटे से कैनवस पर जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले इस कला की पहचान, इसके डीएनए को समझते हैं। गाइड में जो पहली चीज मेरा ध्यान खींचती है वो है इसके रंग। इतने चटक, इतने वाइब्रेंट, लाल, पीला, नीला, हरा, लगता है जैसे आज ही पेंट किए गए हों। ये रंग इतने ताजा कैसे लगते हैं? मतलब क्या ये कोई खास तरह के रंग होते थे? बिल्कुल, यही तो इनकी खासियत है। ये आज के ट्यूब वाले रंग नहीं थे। अच्छा। इन्हें बनाने की प्रक्रिया ही अपने आप में एक कला थी। नीला रंग लाजवर्द मतलब लैपिस लजूली पत्थर को पीस कर बनता था। अरे वाह। पीला हरिताल नाम के एक खनिज से और सिंदूर से लाल, इन खनिजों और वनस्पतियों से रंग निकालकर उन्हें गोंद के साथ मिलाया जाता था। अच्छा। और इसी वजह से 500 साल बाद भी इनकी चमक वैसी की वैसी है। कमाल है। मतलब पेंटिंग शुरू होने से पहले ही इतनी कारीगरी। और गाइड में एक और बात का जिक्र है, समतल चित्रण। हाँ, फ्लैट कॉम्पोजिशन। बिल्कुल। और किरदारों के चेहरे भी बड़े खास हैं। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, कमान जैसी भौहें। ये चेहरे इतने स्टाइलाइज्ड क्यों हैं? असलियत से इतने अलग? यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, इन कलाकारों का मकसद फोटो खींचना नहीं था। उनका मकसद यथार्थवाद दिखाना नहीं था। उनका मकसद था भाव को पकड़ना। भाव को? हाँ, अगर उन्हें किसी किरदार की खूबसूरती दिखानी है तो वे आंखों को कमल जैसा और भौहों को धनुष जैसा बना देंगे। ये असलियत नहीं, बल्कि एक आदर्श, एक इमोशन को दिखाने का तरीका है। अच्छा। और गहराई या 3D इफेक्ट ना होना भी इसी सोच का हिस्सा है, ताकि देखने वाले का ध्यान सीधे कहानी पर जाए, उसके भाव पर जाए, ना कि पेंटिंग की तकनीक पर। और इन पेंटिंग्स के विषय भी बहुत मजेदार हैं। गाइड में एक पूरी लिस्ट है। रागमाला, कृष्ण लीला, रामायण, नायिका भेद और साथ ही शिकार, लड़ाई, महल के सीन भी। इसमें एक शब्द है नायिका भेद। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। यह असल में एक साहित्यिक परंपरा है जिसे चित्रकारों ने कैनवस पर उतार दिया। नायिका भेद का मतलब है नायिका यानी हीरोइन के अलग अलग रूप या मूड्स। ओके, जैसे एक पेंटिंग में नायिका अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है तो उसे एक खास तरह से दिखाया जाएगा। दूसरी में वो गुस्से में है या ईर्ष्या में है तो उसका चित्रण अलग होगा। एक और पेंटिंग में वो सज धज कर मिलन के लिए तैयार है। क्या बात है। तो कवियों ने जो कल्पना शब्दों में की, चित्रकारों ने उसे रंगों से साकार कर दिया। वाह। मतलब ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि कविताओं का एक तरह से विजुअल ट्रांसलेशन है। बिल्कुल। तो ये तो हुई पूरी परंपरा की एक पहचान। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि अलग अलग रियासतों ने इसे अपना रंग कैसे दिया। चलिए मेवाड़ से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। गाइड के मुताबिक मेवाड़ शैली का केंद्र उदयपुर था और इसकी पहचान है सादगी, गहरे रंग और धार्मिक विषय। खासकर चित्रकार साहिब दीन का नाम बार बार आता है। जी, साहिब दीन, जिन्होंने रागमाला, रामायण और भागवत पुराण पर बहुत काम किया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब हम मुगल कला की बारीकी और नफासत देखते हैं तो क्या मेवाड़ की सादगी को एक तरह की कलात्मक कमी नहीं माना जा सकता? ये सवाल बहुत वाजिब है, पर इसका जवाब मेवाड़ के इतिहास और कह सकते हैं उनके स्वाभिमान में छिपा है। अच्छा। मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता काफी देर से स्वीकार की थी, इसलिए उनकी कला पर मुगल प्रभाव कम और उनकी अपनी परंपरा का प्रभाव ज्यादा है। हाँ। यहाँ सादगी का मतलब कला में कोई कमी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। साहिब दीन जैसे कलाकार का मकसद ये दिखाना नहीं था कि राम का महल कितना भव्य था, बल्कि ये दिखाना था कि राम की भक्ति में कितनी शक्ति थी। बिल्कुल सही। यहाँ रंग कहानी कहते हैं, भाव को उभारते हैं।
इसलिए ये सादगी असल में इस शैली की सबसे बड़ी ताकत है। समझ गई। मतलब फोकस कलाकारी दिखाने पर नहीं, बल्कि कहानी और भक्ति के भाव को जी। दर्शकों तक पहुंचाने पर था। हाँ बिल्कुल। तो मेवाड़ में अगर भक्ति का जोर था, तो मारवाड़ की रेतीली जमीन पर वीरता और इश्क की कहानियां गढ़ी जा रही थीं। गाइड मारवाड़ के दो बड़े केंद्रों का जिक्र करती है, जोधपुर और बीकानेर। हाँ, और दोनों का मिजाज काफी अलग है। जोधपुर की पहचान है वहाँ की लोक संस्कृति। लोक संस्कृति। जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ढोला मारू का चित्र। ये राजस्थान की एक बहुत मशहूर लोक प्रेम गाथा है। इस चित्र में कला दरबारी न होकर ज्यादा जमीनी और ऊर्जा से भरी हुई लगती है। ये उस क्षेत्र के स्वाभिमान और लोक परंपराओं का प्रतीक है। और बीकानेर? गाइड कहती है कि यहाँ मुगल और फारसी असर ज्यादा था। एक ही इलाके यानी मारवाड़ में इतना फर्क क्यों? इसकी वजह है राजनीति और रिश्ते। बीकानेर के शासकों के मुगल दरबार से बहुत गहरे और अच्छे संबंध थे। अच्छा। कई मुगल कलाकार वहां आकर बस गए और वहां के कलाकारों ने मुगल तकनीक सीखी। अली राजा जैसे कलाकार इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इसलिए बीकानेर के चित्रों में आपको राजस्थानी रंगों की जीवंतता के साथ साथ मुगल कला की बारीकी और नफासत का एक खूबसूरत संगम मिलेगा। उनके चित्र बहुत नाजुक और परिष्कृत होते हैं। तो एक ही इलाके में एक तरफ लोक कथाओं का जोश है और दूसरी तरफ दरबारी नजाकत। बहुत खूब। बिल्कुल। भक्ति हो गई, वीरता भी हो गई, लेकिन कला का एक और पहलू है, प्रकृति और रोमांस। लगता है बूंदी और कोटा की शैलियां इसी के लिए मशहूर है। बिल्कुल। ये दोनों शैलियां हाड़ौती क्षेत्र में आती हैं और यहाँ प्रकृति एक किरदार की तरह उभर कर आती है। बूंदी शैली को ले तो वहां के चित्रकार बारिश के दीवाने लगते हैं। बारिश के दीवाने? हाँ, घने जंगल, गरजते बादल, बिजली की चमक और उसमें भीगते नायक नायिका। वाह। बूंदी के चित्र एक काव्यात्मक और रोमांटिक माहौल बनाते हैं। वहां की हरियाली चित्रों में साफ झलकती है। और कोटा में तो एकदम सीन बदल जाता है। गाइड में सिर्फ शिकार, खासकर बाघ के शिकार का जिक्र है। ये तो बहुत ही इंटेंस लगता है। एक्शन फिल्में हैं। सही में। और इसकी खास वजह थी, कोटा के शासक शिकार के बहुत शौकीन थे और वहां के घने जंगल इसके लिए मशहूर थे। उनके लिए शिकार सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अपनी शक्ति, साहस और जंगल पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन था। अच्छा। इसलिए कलाकारों ने इन दृश्यों में गजब की ऊर्जा और गति भरी है। आप उन पेंटिंग्स में जंगल का तनाव, जानवरों की बेचैनी और शिकार के रोमांच को महसूस कर सकते हैं। क्या बात है। तो मेवाड़ की भक्ति से लेकर कोटा के एक्शन तक हर रियासत का अपना अलग सिनेमा चल रहा था। कह सकते हैं। इन सब शैलियों के बीच जयपुर एक अलग ही जगह बनाता है, जिसे ढूंढाड़ शैली भी कहा जाता है। गाइड के अनुसार यहाँ मुगल और राजस्थानी स्टाइल का एक संतुलित संगम दिखता है। हाँ, जयपुर की कहानी एक संगम की कहानी है। जयपुर भौगोलिक और राजनीतिक दोनों ही तरह से मुगल सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली और आगरा के करीब था। इस वजह से वहां विचारों और शैलियों का लेन देन बहुत हुआ। साहेब राम जैसे चित्रकारों ने मुगल तकनीक जैसे पोर्ट्रेट में यथार्थवाद और संतुलित कंपोजिशन को अपनाया, लेकिन उनके विषय और रंगों का चुनाव राजस्थानी ही रहा। बिल्कुल। उन्होंने बड़े बड़े आदमकद चित्र भी बनाए जो राजस्थानी परंपरा में एक नई बात थी। तो जयपुर की कला एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसी है। और अब उस पेंटिंग और उस शैली की बात करते हैं जिसका जिक्र आते ही शायद राजस्थानी कला का पूरा चैप्टर सिमट जाता है। किशनगढ़ की बनी ठनी। बनी ठनी। गाइड में इसके लिए शब्द हैं अत्यधिक सौंदर्यकरण और आध्यात्मिक प्रेम। ये पेंटिंग इतनी खास क्यों है? बनी ठनी सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, एक पहचान है। ये राजस्थानी कला का कह सकते हैं शिखर है। इसे चित्रकार निहाल चंद ने बनाया था। इसकी खासियत है इसकी शैली। बहुत लंबी और झुकी हुई आंखें, तीखे नैनो नक्श, पतला लंबा शरीर। यह यथार्थवाद से कोसों दूर है। सही बात है। यह सुंदरता का एक गढ़ा हुआ आदर्श है। गाइड में इसे भारतीय मोनालिसा भी कहा गया है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी रहस्यमयी मुस्कान और सुंदरता ने दुनिया भर के कला प्रेमियों को मोहित किया है। इसके पीछे कोई कहानी भी है? हाँ, और कहानी बहुत दिलचस्प है। किशनगढ़ के राजा थे सावन सिंह, जो खुद एक बहुत अच्छे कवि थे और नागरीदास के नाम से लिखते थे। अच्छा। उनके दरबार में गायिका और कवयित्री थीं जिनके सौंदर्य और कला पर वो मोहित हो गए। उन्हीं को बनी ठनी कहा जाता था, जिसका मतलब है सजी धजी। बनी ठनी मतलब सजी धजी? जी। राजा सावन सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे और उन्हें अपने प्रेमिका बनी ठनी में राधा का रूप दिखता था। निहाल चंद ने राजा की इसी कल्पना को, इसी आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कला से अमर कर दिया। वाह।
तो बनी ठनी का चित्र असल में सिर्फ एक औरत का चित्र नहीं, बल्कि दैवीय प्रेम के आदर्श का प्रतीक है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी शैलियों को आज की भाषा में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? मेरे दिमाग में एक मजेदार तरीका आ रहा है। बताइए। अगर हम इन शैलियों को फिल्मों के जॉनर की तरह देखें तो मेवाड़ एक तरह की पौराणिक फिल्म है जिसका पूरा फोकस भक्ति और कहानी पर है। दिलचस्प। मारवाड़ एक एक्शन एडवेंचर है जिसमें लोक कथाओं और वीरता का तड़का है। बूंदी एक रोमांटिक मानसून फिल्म है और कोटा एक जंगल सर्वाइवल थ्रिलर। और किशनगढ़ वो एक एपिक रोमांटिक ड्रामा है। ये बहुत ही शानदार तरीका इसे याद रखने का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है ना। हर शैली की अपनी एक पहचान है जो उसके विषय और कलाकार से जुड़ी है। जैसे शिकार का रोमांचक दृश्य देखते ही आपको कोटा याद आना चाहिए। बिल्कुल। रामायण का कोई भक्तिपूर्ण सीन दिखे तो मेवाड़ और साहिबदीन का ख्याल आना चाहिए। और बनी ठनी की खूबसूरती तो सीधे किशनगढ़ और निहाल चंद तक ले ही जाती है। ये दिखाता है कि ये कला अकेली नहीं थी, बल्कि हर रियासत की अपनी संस्कृति, राजनीति और मान्यताओं के साथ मिलकर विकसित हो रही थी। तो आज हमने मेवाड़ की भक्तिपूर्ण कला से लेकर किशनगढ़ की बनी ठनी की खूबसूरती तक का एक रंगीन सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे हर राजपूत रियासत ने अपनी एक खास कलात्मक भाषा और पहचान बनाई जो उनके मूल्यों को दर्शाती थी, चाहे वो वीरता हो, रोमांस हो, प्रकृति प्रेम हो या आध्यात्मिकता। सार यही है कि राजस्थानी लघुचित्र कला एक ही परंपरा के भीतर एक विशाल और विविध दुनिया है। सही बात है। यह उस समय की संस्कृति, मान्यताओं और सौंदर्य शास्त्र की एक विजुअल लाइब्रेरी है जिसे हम आज भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जाते जाते एक विचार, हमारे सोर्स यानी इस गाइड ने इन पेंटिंग्स को अध्ययन और कला के इतिहास की वस्तु के रूप में पेश किया है। जी। लेकिन असल में ये बहुत ही निजी कलाकृतियां थीं जिन्हें हाथ में पकड़कर बिल्कुल पास से देखने के लिए बनाया गया था, न कि किसी बड़ी म्यूजियम की दीवार पर दूर से टांगने के लिए। एक इंटीमेट व्यूइंग के लिए। हाँ, तो ये जानना कि इन्हें व्यक्तिगत और नजदीकी अवलोकन के लिए बनाया गया था, क्या इनके विवरण, इनकी कहानियों और इनके मकसद के बारे में हमारी सोच को किसी तरह बदलता है?